हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में जितना भी मैटर पाया जाता है वो सब कुछ जो है रिसाइकल होता है, क्योंकि इकोसिस्टम्स ओपन सिस्टम होते हैं, एनर्जी और मैटर एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो मैटर है या फिर जिसे हम न्यूट्रिएंट या एलिमेंट बुला सकते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोटिक कंपोनेंट बना रहे हैं किसी भी इकोसिस्टम का, और एनवायरनमेंट जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है, उनके बीच में हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। ये मूवमेंट या साइकिलिंग जो है मैटर की किसी भी सिस्टम के थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाती है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दो तरह की हो सकती हैं, गैसियस या सेडिमेंट्री। डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का मेजर रिजर्वायर क्या है। गैसियस साइकिल्स में जो वो एलिमेंट है उसका मेजर रिजर्वायर यानी जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा वो एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ पर ये गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। और ऐसी साइकिल्स जनरली इनमें डिस्ट्रीब्यूशन या जो अबेंडेंस है एलिमेंट का, उसमें कोई बड़ा चेंज या परमानेंट चेंज देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी जो गैसियस फेज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर इनका मेजर रिजर्वायर है। सेडिमेंट्री साइकिल्स जो होती हैं उनमें मेजर रिजर्वायर लिथोस्फेयर होता है, यानी रॉक्स में जनरली ये एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जहाँ से उनके रिलीज़ होने का मेनली एक ही रूट होता है, वो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एग्जाम्पल के लिए फॉस्फोरस, सल्फ़र, आयोडीन और ज़्यादातर जो और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी जो है लिथोस्फेयर में या रॉक्स में जो आके स्टैग्नेट होने की इनमें टेंडेंसी होती है। तो ऐसी साइकिल्स में अक्सर बहुत सारा जो पोर्शन है सप्लाई का वो जो है इनएक्सेसिबल हो जाता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, और कंटिन्यूअल साइकिलिंग जो है यहाँ पर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल के लिए डीप ओशियन सेडिमेंट्स में ये पाए जा सकते हैं एलिमेंट्स, तो वहाँ से ये ऑर्गेनिजम्स के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके अलावा इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे सल्फ़र, आयोडीन, इनकी गैसियस फेस होती है, लेकिन ये फेस इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इतना बड़ा इनका गैसियस रिजर्वायर नहीं पाया जाता इनके सेडिमेंट रिजर्वायर के कंपैरिजन में। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल्स ग्लोबल या लोकल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन की जो गैसेस फॉर्म होती हैं एटमॉस्फेयर में होती हैं, क्योंकि तो इसलिए गैसेस फॉर्म में ये आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं ग्लोबली। तो इनकी साइकिल्स जो हैं ग्लोबल साइकिल हैं एक तरह से। लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो कम मोबाइल हैं, जिनकी जनरली गैसियस फेज नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, क्योंकि एक जगह पर ये सेडिमेंट हो गए हैं और वहीं पर ये स्टैग्नेट हो जाते हैं, इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, मोबाइल नहीं रह जाते, तो इस वजह से इनकी जो साइकिल है वो लोकली ऑपरेट करती है, तो इसे लोकल साइकिल बुला सकते हैं। तो होता क्या है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल में, एक होता है मेन रिजर्वायर एलिमेंट का, जहाँ से वो एलिमेंट या न्यूट्रिएंट जो है एक्सेसिबल होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। और हर रिजर्वायर की हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे देख सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक फेज़ में होगा या इनऑर्गेनिक, या फिर वो डायरेक्टली अवेलेबल है या फिर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऐसे केस में रिजर्वायर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल का रिजर्वायर, और अगर वो अवेलेबल है तो ये एक प्रकार का रिजर्वायर हो जाएगा। अगर अनअवेलेबल है एनिमल्स के लिए तो वो दूसरी प्रकार का रिजर्वायर फॉर्म करेगा। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, या तो वो अवेलेबल हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर वो एटमॉस्फेयर, सॉइल या वाटर में मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो रॉक्स में मिल रहे हैं तो वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह इनऑर्गेनिक मटेरियल के भी दो प्रकार के रिजर्वायर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके साइकिल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इकोसिस्टम जो है फंक्शन नहीं कर सकता और लाइफ मेंटेन नहीं रखी जा सकती। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल जैसा कि हम गैस कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी के द्वारा मेनली डिराइव होती है। सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन जो अर्थ पर आ रही है उसकी वजह से
इवेपोट्रांसपिरेशन के प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इवेपोरेशन होता है एक तो, और एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो कि प्लांट की लीफ से हो रहा है, जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में बदल जाता है। इसी तरह इवेपोरेशन बाकी सभी सरफेसेस से होता है प्लांट्स को छोड़ के। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर वेपर बनता है वो फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ से वो प्रेसिपिटेट होगा आगे जाकर, या तो बारिश की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वापस से धरती पर आ जाएगा, और यही पानी फिर से वाटर बॉडीज़ में जाएगा, या फिर हो सकता है सॉइल सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए, या रन ऑफ के थ्रू भी ये फिर वाटर बॉडीज़ में जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर पानी जो है जो इवेपोरेट हुआ था वो फिर से वापस हो जाएगा प्रेसिपिटेशन के थ्रू। तो मेन दो ही प्रोसेस हैं, इवेपोरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन और प्रेसिपिटेशन, जिनके थ्रू ये जो साइकिल है वाटर की ये ऑपरेट करती है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर अर्थ के सरफेस से और ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीफ के सरफेस से इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता है वाटर वेपर की फॉर्म में, जहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है, फिर वहाँ से सरफेस रन ऑफ के थ्रू या फिर वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है ग्राउंड वाटर में, या फिर वापस से वाटर बॉडीज़ में वो पहुँच जाता है, और वहाँ से फिर से इवेपोरेशन की साइकिल जो है शुरू हो जाएगी। तो एक ये सिंपल साइकिल है वाटर की। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या है कि दो मेन प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे के अपोजिबल हैं, जो कि इस ग्लोबल कार्बन साइकिल को ऑपरेट करते हैं। पहला है इसमें फोटोसिंथेसिस और एक है इसमें रेस्पिरेशन। कार्बन जो है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो इसकी ऑर्गेनिक फेस है, ये जो है एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, और एटमॉस्फेयर से इसे यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा। तो इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो कार्बन है वो प्लांट्स को और फिर आगे के जो एनिमल्स हैं उनको अवेलेबल होता है। फिर प्लांट्स में प्रोड्यूसर्स या जो कंज्यूमर्स हैं इनकी डेथ जब हो जाती है तो डिकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसे रिलीज़ कर देते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा CO2 के रिजर्वायर और भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें कोल, पीट, ऑयल या फिर कार्बन जो है कार्बोनेट की फॉर्म में रॉक्स में भी पाया जाता है। जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, कंबशन होता है इनका, तब भी ये रिलीज़ होता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा भी इसे रिलीज़ किया जाता है, और वेदरिंग जब होती है रॉक्स की तब भी ये जो कार्बन है, कार्बन वो रिलीज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तब मेनली ये CO2 को वापस से रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये मेन दो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू जो है CO2 का फ्लक्स हो रहा है एटमॉस्फेयर के बीच में और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं अगली साइकिल की, ऑक्सीजन साइकिल की। तो ऑक्सीजन जैसा कि कार्बन की तरह ही जो रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो रहा है। तो ये भी ऐसे ही ऑपरेट करता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूसर्स जो हैं उसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो पहुँचती है। वहाँ से जो कंज्यूमर्स हैं उसे अपने रेस्पिरेशन में उसे यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसमें CO2 रिलीज़ होती है। और जब इन दोनों की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स इनकी बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की जो साइकिल है वो ऑपरेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन के केस में इसकी एटमॉस्फेरिक फेस जो है डोमिनेंट होती है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो है अवेलेबल कराया जाता है प्रोड्यूसर्स को, और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस से ये एटमॉस्फेयर में पहुंचाई जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो तरह से होता है, बायोलॉजिकल और फोटोकेमिकल। तो हाई एनर्जी फिक्सेशन फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेडिएशन के द्वारा, मीटियोराइट ट्रेल्स के द्वारा और लाइटनिंग के द्वारा जो नाइट्रोजन है वो जो है अमोनिया या नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में, और वो रेन वाटर के साथ नीचे आ जाती है। इसके अलावा दूसरा तरीका नाइट्रोजन फिक्सेशन का बायोलॉजिकल है, जिसमें करीब 90% जो फिक्स नाइट्रोजन है
वो इसी रास्ते के द्वारा या इस रूट के द्वारा यानी बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा ही फिक्स की जाती है। तो इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ तक कि लाइकेंस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कंबाइन करके हाइड्रोजन के साथ अमोनिया फॉर्म करते हैं। ये जो अमोनिया है इसे ऑटोट्रॉप्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑटोट्रॉप से ये कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, और जब ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों डिकम्पोजर्स के द्वारा इनका ब्रेकडाउन किया जाता है, तो ये फिर से रिलीज़ की जाती है डीएमिनेशन के प्रोसेस के द्वारा। ये जो रिलीज़ हो रही है इसे नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा अल्टीमेटली नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी पहले जो अमोनिया रिलीज़ हुई उसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं वो उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बुलाते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो नाइट्रेट फॉर्म की जाती है उसे वापस से प्रोड्यूसर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो नाइट्रेट है उसे जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो उसे वापस से जो है डिग्रेड कर सकते हैं नाइट्रेट को। इसके डिग्रेडेशन को ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल सीरोमोनास, ऐसे ये नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्राइट, अमोनिया और फिर से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, और ये वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो ये सिंपल नाइट्रोजन साइकिल है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा मेनली ऑपरेट हो रही है। उसके बाद आती है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल मेनली एक सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेरिक फेज़ नहीं है। एनवायरनमेंट में ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में मिलती है, या फिर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस की फॉर्म में, या पर्टिकुलेट फॉस्फेट या मिनरल फॉस्फेट की फॉर्म में, यानी रॉक्स या सेडिमेंट्स में ये जनरली पाई जाती है। तो मेन सोर्स या अल्टीमेट सोर्स फॉस्फेट का होता है क्रिस्टलाइन रॉक्स, और जब ये रॉक्स वेदर्ड होंगे तभी फॉस्फेट जो है अवेलेबल होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आयनिक फॉस्फेट की फॉर्म में। यहाँ से फिर वो ऑटोट्रॉप्स के पास जाती है, यानी प्लांट्स उसे अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व करते हैं। फिर ऑटोट्रॉप से अल्टीमेटली ये जो है फूड चेन से होती हुई कंज्यूमर्स तक पहुँचेगी। इसके बाद जो है कंज्यूमर्स में से ये जो है एक्सक्रीट होती है फीकल फॉस्फेट जो है उसके द्वारा वापस से, और वहाँ से फिर ये जो है रिलीज़ कर दी जाती है। तो इस तरह से ये फॉस्फोरस साइकिल ऑपरेट करती है, क्योंकि यहाँ से फिर वो रिलीज़ होके हो सकता है ओशियंस तक पहुँचे या रिवर्स में पहुँचे, वहाँ पे दोबारा से वो जो है सेडिमेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल ऑपरेट करती रहती है। ये है फॉस्फोरस साइकिल।